नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए हॉर्टिकल्चर की क्लास जो कि थर्ड ईयर में चलती है। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 322 HORT 322। आज अपन इसकी बात करेंगे दोस्तों। इसके टॉपिक हम चर्चा करेंगे में अपन देखें बस में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और अपने ओल्ड में है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं, पहले अपन ने क्लास ली थी HORT 321 की। किसकी मैनेजमेंट के लिए कि के उपरांत अपन जो फल सब्जियां होते हैं उनका अपन कैसे उनको सुरक्षित करते हैं, कैसे उनकी मार्केटिंग वगैरह करते हैं, कैसे उनकी पैकिंग वगैरह करते हैं, कैसे उनको खराब होने से बचाते हैं। एक सब्जेक्ट अपन उसकी बात की थी। तो दोस्तों जो सब्जेक्ट अपन ने पहले पढ़ ली उसमें से भी इसमें कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो इसके सिलेबस में नहीं है। तो अभी आपकी एग्जाम लगी होगी, आपको याद भी होगी अगर आपने क्लास ली होगी तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को पुटअप कर लिया जाता है और कुछ क्वेश्चन को इसमें से पुटअप कर लिया जाता है। दोनों से मिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका टाइटल क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। मतलब अपने को पढ़ना है भोजन के बारे में और पोषण के बारे में। जो अपन डेली लाइफ में करते हैं वही चीज़ अपने को पढ़नी है। ज़्यादा डिटेल से मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अगर किसी को डिटेल से नोट्स चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। शॉर्ट पीडीएफ या लॉन्ग पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर सकते हो। नंबर मैंने दे ही दिए हैं। नंबर है 8690596638। दोस्तों आज दिखने में कुछ स्लाइड्स को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है अभी। पहले वाली में तो इम्प्रूव थी पर आज वाली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। पीडीएफ जो मैं सेंड करूंगा उसमें क्वालिटी अच्छी है, उसमें आसानी से दिख जाएगी दोस्तों। अब आज अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों? जो अपनी हॉर्टिकल्चर है, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है। मतलब भोजन में क्या क्या अवयव होते हैं, वो भोजन कैसा होता है, भोजन से अपने को कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं और किस प्रकार से पोषण मिलता है, किस प्रकार से वृद्धि होती है पोषण में, क्या क्या रहता है, इन सभी की अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। कैसे अपने शरीर का निर्माण होता है, कैसे वृद्धि होती है, कैसे विकास होता है, यही सब कुछ पढ़ना है दोस्तों। टॉपिक में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि अपने को इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है, फिर आगे पढ़ने की जिम्मेदारी दोस्तों आपकी है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्लास को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत स्टूडेंट्स के पास क्या करना है, शेयर करना है। अब चलते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट की ओर। किसकी ओर चलते हैं दोस्तों? टॉपिक नंबर फर्स्ट की ओर। टॉपिक नंबर फर्स्ट की ओर जाने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, टॉपिक नंबर फर्स्ट में अपने को पढ़ना है जो फूड साइंस है। फूड क्या होता है, भोजन क्या होता है, फूड साइंस क्या होती है, फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और फूड साइंस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, मतलब फूड साइंस का अपने को क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो भोजन है, फूड है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए दोस्तों, भोजन जो अपन डेली खाते हैं उसको अपन पे ही लागू करके अपन क्या करते हैं, डेफिनेशन को याद करते हैं। भोजन क्या है, एक पदार्थ है। भोजन क्या है, एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, शरीर को पोषण प्रदान करता है, शरीर को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जिससे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है और शरीर की क्या होती है, सुरक्षा मिलती है। शरीर को क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है, जिससे अपना शरीर क्या होता है, निर्माण होता है। शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है या शरीर बनता है। भोजन वह पदार्थ है जो शरीर का पोषण करता है, जिससे शरीर द्वारा ऊर्जा स्रोत या सुरक्षात्मक सामग्री के रूप में क्या लिया जाता है, भोजन को उपयोग में लिया जाता है, जिससे अपना शरीर क्या होता है, अपने शरीर का निर्माण होता है। भोजन में क्या क्या अवयव होते हैं ये अभी अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे। इसके बाद में है दोस्तों फूड साइंस। क्या है दोस्तों? फूड साइंस। अभी अपन ने भोजन के बारे में बात कर ली कि भोजन अपने को अपना शरीर का निर्माण करता है, वो एनर्जी प्रदान करता है। तो फूड साइंस क्या हो जाएगा,
फूड का अध्ययन करना, भोजन है, भोजन में जो भी अवयव वगैरह पाए जाते हैं, कैसे जो मानव का शरीर होता है उसको लाभ पहुंचाता है, इन सभी के बारे में अगर किसी साइंस में अध्ययन किया जाता है, किसी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम फूड साइंस। देखिए दोस्तों, खाद्य विज्ञान वह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, एक तो जैविक होती है, एक भौतिक विज्ञान होती है, एक इंजीनियरिंग होती है। इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किस किस का किया जाता है, जैविक भौतिक विज्ञान का और इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। और क्या किया जाता है, जो खाद्य पदार्थों की जो प्रकृति होती है और उनको जो बिगड़ने के जो कारण होते हैं और बाह्य प्रसंस्करण के जो सिद्धांत होते हैं, इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मतलब खाद्य विज्ञान क्या है, एक प्रक्रिया है। फूड साइंस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, जैविक भौतिक विज्ञान है और इंजीनियरिंग है, इसका उपयोग करते हैं। किसमें उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थों की प्रकृति, उनको जो प्रभावित करते हैं या खराब करते हैं, उन कारकों का अध्ययन, उन कारणों का अध्ययन। इसके बाद में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको प्रसंस्करण करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, इनके सिद्धांतों का क्या किया जाता है, प्रिंसिपल्स का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, फूड साइंस। फूड साइंस में आप डेफिनेशन और भी बना सकते हो कि खाद्य विज्ञान क्या है, एक विज्ञान की शाखा है जिसमें क्या करते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उनको जो बिगड़ने के कारण है उनका अध्ययन किया जाता है और उनको बिगड़ने से रोकने का अध्ययन किया जाता है, प्रोसेसिंग का अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, फूड साइंस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। हाँ, फूड टेक्नोलॉजी क्या है, खाद्य तकनीक क्या है। खाद्य तकनीक में क्या करते हैं दोस्तों, जो अपने जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका चयन करते हैं। पहले क्या करते हैं, चयन करते हैं, फिर क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, उनको खराब होने से बचाते हैं, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की क्रिया करते हैं, फिर इसके बाद में उनको क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं, उनका क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उनका किस में यूज में लेते हैं, फिर सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के रूप में क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, फूड टेक्नोलॉजी या फूड वो भोजन तकनीक के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको तीनों डेफिनेशन, तीनों टर्म आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे अपने टॉपिक में पूछ रखा है डेंसिटी, मतलब घनत्व। घनत्व किसके रेफरेंस में देखना है अपने को भोजन के संबंध में क्या देखना है, डेंसिटी टॉपिक को देखना है। अब डेंसिटी होता क्या है, आपने डेंसिटी पहले एग्रीकल्चर में भी पढ़ा होगा कि द्रव्यमान बटे हुआ आयतन। किसी पदार्थ का द्रव्यमान में किसका भाग दिया जाए, किसी पदार्थ के आयतन का भाग दिया जाए तो क्या निकल जाती है, डेंसिटी निकल जाती है। अब अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। किसी पदार्थ का, अपन क्या देख रहे हैं, भोज्य पदार्थ का देख रहे हैं, किसी पदार्थ का घनत्व सबसे महत्वपूर्ण कौन सा गुण है, यांत्रिक गुणों में से एक गुण क्या है, घनत्व क्या है, एक गुण है। इसमें क्या करते हैं, जो प्रति इकाई आयतन होता है उसके रूप में इसको क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके सूत्र से समझिए कि द्रव्यमान में किसका भाग दिया जाता है, आयतन का भाग दिया जाता है, क्या निकल के आ जाता है, डेंसिटी निकल के आ जाती है। जो डेंसिटी होती है इसका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब इसका क्या होता है दोस्तों, इसका मात्रक होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा डेंसिटी। अब दोस्तों डेंसिटी अलग अलग प्रकार की होती है, इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों जो रहमान वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, जो डेंसिटी थी इसकी गणना की खाद्य पदार्थों की, जो खाद्य पदार्थों की जो क्या है, घनत्व है, खाद्य पदार्थों का घनत्व है, इनकी क्या की, रहमान वैज्ञानिक ने क्या की, 1995 में क्या की, इसकी इस प्रक्रिया की, डेंसिटी की प्रक्रिया की क्या की, गणना की। और जो घनत्व के अनेक अनेक प्रकार थे खाद्य पदार्थों के रेफरेंस में, उनको क्या किया, डिफाइन किया। देखिए दोस्तों, सबसे पहली क्या है, ट्रू डेंसिटी। कौन सी है, ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी में क्या करते हैं, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनका जो घनत्व निकालते हैं, वही क्या होती है दोस्तों, ट्रू डेंसिटी होती है, जिसकी गणना क्या है, शुद्ध पदार्थों का क्या है, घनत्व है, ट्रू डेंसिटी। इसकी गणना, इसके जो अवयव होते हैं, शुद्ध पदार्थ के जो अवयव होते हैं, इनके जो अवयव को क्या होते हैं, घनत्व होते हैं।
इनके जो द्रव्यमान और आयतन होते हैं इनको लेकर ही क्या की जाती है, इसकी गणना की जाती है। मतलब क्या है, शुद्ध पदार्थ के क्या है दोस्तों, अवयव है। अवयवों को क्या होता है, घनत्व। घनत्व के जो संरक्षित द्रव्यमान होता है और इसका जो आयतन होता है, अपन ने अभी बात की थी कि अपन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान बटेवा आयतन। तो यहाँ पे मैंने बात की कि जो अवयव है, शुद्ध पदार्थ के जो अवयव है, इसके जो घनत्व के संरक्षित द्रव्यमान है और जो आयतन है, इसको लेकर किसकी गणना की जाती है दोस्तों, ट्रू डेंसिटी की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है दोस्तों, ट्रू डेंसिटी की गणना की जाती है। आई होप ट्रू डेंसिटी समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, मटेरियल डेंसिटी। क्या है दोस्तों मटेरियल डेंसिटी? मटेरियल डेंसिटी कब मापी जाती है दोस्तों? मटेरियल डेंसिटी जब मापी जाती है तब क्या होता है, कोई पदार्थ क्या हो पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बताओ। कोई भी पदार्थ है वो किस में डिवाइडेड है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, डिवाइडेड है। और इस बात को सुनिश्चित करता है, वो पदार्थ इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी बंद छिद्र नहीं है। इस पदार्थ की मटेरियल डेंसिटी निकालते हैं दोस्तों, जब कोई भी पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है, विभाजित होता है, और उसमें यह वो पदार्थ यह सुनिश्चित करता है कि जो पदार्थ है उसमें कोई भी बंद छिद्र नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी बंद छिद्र नहीं है। इसके बाद में है तीसरी है दोस्तों पार्टिकल डेंसिटी। क्या है, कण घनत्व। कण घनत्व क्या है दोस्तों, यह किसी भी पदार्थ का क्या होता है, कण घनत्व होता है, जिसमें क्या करते हैं, सभी बंद छिद्र, जो सभी बंद छिद्र हैं उनका क्या करते हैं, उनका जो घनत्व होता है वो सम्मिलित होता है। यहाँ पर कोई भी जो बंद छिद्र थे उनके घनत्व शामिल नहीं थे। यहाँ पर जो पार्टिकल डेंसिटी है इसमें बंद घनत्व, जो बंद छिद्र हैं उनका भी क्या है, घनत्व क्या है, शामिल है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कि जो बाहरी रूप से जो जुड़े छिद्र होते हैं उनका क्या नहीं करते, घनत्व की मापन नहीं करते। इनमें किसकी गणना करते हैं, ओनली जो बंद छिद्र होते हैं उन्हीं घनत्वों की गणना की जाती है। जो बाहरी रूप से जुड़े हुए जो छिद्र होते हैं उनकी गणना नहीं की जाती। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया पार्टिकल डेंसिटी। इसके बाद में चलते हैं चौथे की ओर, अपेरेंट डेंसिटी। कौन सा आ गया दोस्तों, अपेरेंट डेंसिटी। अपेरेंट डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, यह पदार्थ अवयव, यहाँ में क्या करता है, यह जो पदार्थ के अवयव है उनका क्या है, घनत्व है। और इसमें जो भी शेष छिद्र बाकी है, जो भी पदार्थ के शेष छिद्र बचे हैं उनका क्या है, घनत्व शामिल होता है। अपेरेंट डेंसिटी में या अपेरेंट जो घनत्व होता है इसमें बाकी जो भी छिद्र बाकी है, अपन ने बंद छिद्रों की बात कर ली, खुले छिद्रों की बात कर ली, जो जुड़े हुए नहीं होते उनकी बात कर ली। अब जो बाकी जो भी छिद्र है दोस्तों उनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अपेरेंट डेंसिटी होता है, अपेरेंट घनत्व होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है बल्क डेंसिटी। क्या है दोस्तों, बल्क डेंसिटी या थोक घनत्व, तो आपने सुना ही होगा ना। ये क्या होता है दोस्तों, जब ये एक पदार्थ का क्या है दोस्तों, ये एक सब्सटेंस का डेंसिटी है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ये घनत्व तब मापा जाता है जब क्या होता है, कोई भी पदार्थ थोक में पैकिंग होती है। किसी भी पदार्थ की थोक में या संग्रह में क्या हो, पैकिंग हो, उस टाइम क्या मापा जाता है दोस्तों, बल्क डेंसिटी मापा जाता है। क्या मापा जाता है, बल्क डेंसिटी मापा जाता है। इसके बाद में है दोस्तों डेंसिटी का जो टॉपिक है अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है फेज चेंज। जो अपने खाद्य पदार्थ है उनकी जो अवस्था में परिवर्तन होता है, क्या होता है दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन होता है, वो किस प्रकार से होता है। पहले समझिए दोस्तों, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होना खाद्य पदार्थों का। पानी का एग्जांपल ले लो, पानी वाष्प में भी चेंज हो जाता है, और किसमें, बर्फ में भी चेंज हो जाता है, और तरल में भी चेंज हो जाता है। मतलब ये विभिन्न अवस्थाओं में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, फेज चेंज। अपने को खाद्य पदार्थों की किसकी चर्चा करनी है, फेज चेंज, अवस्था रूपांतरण की चर्चा करनी है दोस्तों। आप सभी को पता है पृथ्वी पर जो अपने पदार्थ पाए जाते हैं तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहली होती है गैस अवस्था, इसके बाद में है तरल अवस्था, इसके बाद में है ठोस अवस्था। गैस हो गई, इसके बाद में लिक्विड हो गया, इसके बाद में सॉलिड हो गया। इसके बाद में है दोस्तों अवस्था, किसी भी पदार्थ का क्या होता है, एक विशिष्ट रूप होता है जो अत्यधिक ताप, दाब और किसके ऊर्जा से बदल सकती है।
मतलब जो फेज है किसी भी पदार्थ की अवस्था है, वो एक पदार्थ की क्या है दोस्तों विशिष्ट रूप होता है पदार्थ का। वो कब चेंज होता है, वो चेंज हो जाता है दोस्तों जब अत्यधिक ताप हो, कम ताप हो, या दबाव हो, या किसी भी ऊर्जा के कारण क्या हो जाता है उसकी अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब अवस्थाओं के परिवर्तन की अलग अलग स्टेज होती है। उनमें छह प्रकार से अपने को दिखाया गया है। जो अवस्थाओं का जो परिवर्तन है छह प्रकार से दिखाया गया है दोस्तों। पहला है, जो पदार्थ होते हैं पदार्थ में अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थों का क्या होता है, जो अवस्था चेंज होती है अलग अलग पदार्थों में अलग अलग टेम्परेचर पर होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में क्या हो जाता है, तरल से ठोस में बदल जाता है। जैसे कोई पानी है, पानी किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है, तो ये क्या हो गई, तरल से ठोस में बदल गया। इसके बाद में है दोस्तों मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है दोस्तों, जो पदार्थ होता है ठोस से किस में बदल जाता है, तरल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ठोस से तरल में बदल जाता है। कंडेंसन, कंडेंसन में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है कि जो पदार्थ गैस होता है, गैस से किस में बदल जाता है, गैस से बदल जाता है, तरल में बदल जाता है। इसके बाद में है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में जो तरल होता है वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद में है दोस्तों सब्लिमेशन। क्या है सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है, जो पदार्थ तरल में होता है वो तरल से बिना किसी अवस्था में आए किस में आ जाता है, ठोस में आ जाए, सॉरी, तरल से बिना ठोस में आए किस में परिवर्तन हो जाए, गैस में परिवर्तन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। मतलब जैसे मान लो कोई भी तरल है, पानी है, पानी वाष्प में या किसी तरल में चेंज हुई है बिना ही किस में चेंज हो जाए दोस्तों, गैस में चेंज हो जाए, तो वो क्या होता है दोस्तों, कोई तरल है, तरल डायरेक्ट किसी गैस में, सॉरी, ठोस में परिवर्तन हुए बिना ही किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका बाद में है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है दोस्तों, जो गैस होती है डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है, ठोस में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, ठोस में चेंज हो जाती है। इसके बाद में है दोस्तों सरफेस टेंशन। क्या है, सरफेस टेंशन है, मतलब पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव में क्या है, कोई भी द्रव्य है, कोई भी द्रव्य है उसकी सतह है, कोई भी द्रव्य की सतह है, उस पर क्या है, एक क्या है, खींची गई एक रेखा है। रेखा की लंबाई पर जो लग रहा है लंबवत बल, उसी को क्या बोलते हैं, जो कि किसकी ओर लग रहा है, द्रव्य की ओर लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। दोबारा से समझिए, कोई द्रव्य है, उसकी सतह है, कोई द्रव्य है, द्रव्य की सतह पर क्या है दोस्तों, एक क्या है, खींची गई क्या है, एक रेखा है, उसकी लंबाई पर जो लंबवत बल लग रहा है, जो कि किस पर लग रहा है, वो लग रहा है द्रव्य पर लग रहा है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसकी इसका ऐसा ही मात्रक। इसके बाद में है दोस्तों कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम आपने देखा ही होगा दोस्तों, कोलाइडल सिस्टम आपने पढ़ा होगा 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक में। ये क्या होता है दोस्तों, जो कोलाइडल सिस्टम होता है, कोलाइडल सिस्टम क्या होता है, जो कोलाइडी कणों के जो आकार होते हैं, कोलाइडी आकार की जो अवस्था होती है, जो पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोलाइडी अवस्था बोलते हैं। जो कोलाइडी आकार की अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोलाइडी अवस्था बोलते हैं। जैसे मान लो दोस्तों, जिन पदार्थों का आकार क्या हो, जिन पदार्थों का आकार 1 से लेके 100 एनएम तक हो, उसको क्या बोलते हैं, कोलाइडी अवस्था बोलते हैं। उन पदार्थों की क्या बोलते हैं, कोलाइडी अवस्था बोलते हैं। इसके बाद में है दोस्तों पदार्थों का पीएच मान। क्या है, पीएच मान की उन पदार्थों का पीएच कैसे माने। पीएच का मतलब क्या होता है दोस्तों, जानते हो क्या, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की, जो ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी ऋणात्मक जो लॉग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जो पीएच होता है उनको किस में रूप में प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन आयनों को किस में, नकारात्मक लोग के या ऋणात्मक लोग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, भोजन का जो पीएच मान होता है, उस भोजन में जो मौजूद होते हैं मुक्त हाइड्रोजन आयन, क्या होते हैं, मुक्त हाइड्रोजन आयन जो उपस्थित होते हैं। अभी आपको अगर दिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों वो पीडीएफ पे जब मैं सेंड करूंगा तो उसमें आसानी से दिख जाएंगे। जब अब पहले आप क्या समझ लो, ये समझ लो कि टॉपिक में अपने को पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। अब दोस्तों अपन ने पढ़ा पीएच। पीएच में क्या है, भोजन का जो पीएच मान होता है, उस भोजन में जो मौजूद होते हैं मुक्त
मुक्त हाइड्रोजन आयन, उनका क्या है, प्रत्यक्ष कार्य है। भोजन का पीएच कैसे चेंज होता है, कैसे उनका पीएच निर्धारित होता है, और उसमें जो मौजूद मुक्त हाइड्रोजन आयन होते हैं उनके जो प्रत्यक्ष कार्य हैं उसी के द्वारा क्या होता है, पीएच की एक्टिविटी होती है, पीएच क्या होता है, डिटरमाइन होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें खाद्य पदार्थों में जो मौजूद एसिड होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है दोस्तों हाइड्रोजन आयनों के कारण। किसके कारण, हाइड्रोजन आयनों के कारण। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, पीएच को हाइड्रोजन आयन की नकारात्मक लॉग के रूप में परिभाषित किया गया है। किसके रूप में, ऋणात्मक लॉग के रूप में किसको परिभाषित किया गया है, पीएच को परिभाषित किया गया है। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थों का अलग अलग पीएच होता है, उसमें अपन ये भी डिसाइड कर देते हैं कि इस पीएच पर तो क्या होता है, भोज्य पदार्थ सही मात्रा में होता है, सही प्रकार से होता है। अगर उसके पीएच ऊपर नीचे हो तो वो पदार्थ क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और पीएच, जैसे जल का पीएच क्या होता है, 7 होता है, जल का पीएच क्या होता है, उदासीन होता है। अब देखिए दोस्तों, पीएच की सीमा 0 से लेके कितनी होती है, 14 तक होती है। कितनी होती है, 0 से लेके 14 तक होती है। 7 पर पीएच क्या होता है, उदासीन होता है। शुद्ध पानी का पीएच क्या होता है, 7 होता है। और जो पीएच होता है 0 से लेके 14 तक होता है, 0 से लेके 7 तक तो अम्लीय की होगी, और जो 7 से लेके 14 तक होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। अब बीच में 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। अब देखिए दोस्तों, 0 से लेके 3-4 तक तो अत्यधिक अम्लीय होगा, इधर क्या होगा, कम अम्लीय होगा। और जो 8 से लेके 14 तक होगा वो क्या होगा, थोड़ा अत्यधिक क्षारीय होगा। और जो पहले वाला होगा कम क्षारीय होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा पीएच वाला टॉपिक। इसके बाद में दोस्तों, अपने जो पहला टॉपिक है कंप्लीट पढ़ लिया। पहले टॉपिक में अपन ने विभिन्न प्रकार के गुण वगैरह पढ़ लिए, उनको मेजरमेंट कैसे करते हैं, डेंसिटी वगैरह, पीएच वगैरह, कोलाइडल स्टेट वगैरह, पृष्ठ तनाव वगैरह, इनके बारे में चर्चा कर ली। और जो अपना फूड साइंस का नॉर्मल इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया दोस्तों अपन ने। इसके बाद में है टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में अपने को पढ़ना है दोस्तों फूड का कंपोजिशन और उसकी केमिस्ट्री। दोस्तों केमिस्ट्री में से कोई क्वेश्चन अपने को नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। ये नहीं पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके जो क्लासिफिकेशन वगैरह लिखी है, अभी तक तो दोस्तों क्वेश्चन आया नहीं है। अब आ जाए तो पता नहीं है। और वैसे भी आपने जेट वगैरह में कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन वगैरह तो सब कुछ पढ़ ही लिया होगा। और नहीं पढ़ा हो तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, उसमें से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अब दोस्तों अपने को पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फूड। फूड का जो संगठन है वो पढ़ना है दोस्तों। अपने को फूड के संगठन में आप सभी को पता है, मानव जो भी प्रतिदिन जो भी भोजन ग्रहण करता है उसमें क्या क्या पदार्थ उपस्थित होते हैं, क्या क्या उनका संगठन रहता है। देखिए दोस्तों, मानव प्रतिदिन चावल, आटा, दाल, सब्जियां, इसके बाद में दूध आ जाएगा, इसके बाद में घी आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, एग आ जाएगा, मांस आ जाएगा। इनका क्या करता है, सेवन करता है। मतलब क्या क्या होता है, चावल, आटा, दाल, सब्जियां, फल, फल, और इसके बाद में घी, इसके बाद में ऑयल, एग, मांस, दूध, दही, जो भी होता है इनका क्या करता है, सेवन करता है। इनको क्या करता है, ग्रहण करता है। अब इनमें अपने को देखना है कि जो ये होते हैं, आटा वगैरह होता है, दाल सब्जियां वगैरह होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, इनका क्या संगठन रहता है। इनमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाता है, इनमें और क्या पाए जाते हैं, विटामिन्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। इन सभी के बारे में दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। इन पदार्थों में कई रासायनिक अवयव क्या होते हैं और विद्यमान होते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे विटामिन हो गए और प्रोटीन हो गए, इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट हो गई, वे क्या होते हैं, इसमें विद्यमान होते हैं। इसके बाद में है दोस्तों, भोज्य पदार्थों में विद्यमान विभिन्न रासायनिक अवयवों को क्या बोलते हैं, अपन न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दोस्तों इन छोटी छोटी टर्मों को आप समझोगे तभी आपको बड़ी टर्म समझ में आएगी। जैसे भोज्य पदार्थ में जो भी विद्यमान जो भी रासायनिक तत्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे अपने लिए, एक तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, एक प्रोटीन हो जाएगी, एक वसा हो जाएगी, एक विटामिन हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे। ये सभी क्या होंगे, अपने शरीर के लिए क्या होंगे, पोषक तत्व हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स। और इनको ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। इसके बाद में है दोस्तों, अपना जो शरीर होता है उसमें जो रासायनिक, अभी भोज्य पदार्थों में जो रासायनिक अवयवों की बात की, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है, प्रोटीन है।
इसके बाद में वसा है, इसके बाद में वाटर है, इसके बाद में क्या है, खनिज लवण है, इसके बाद में क्या है दोस्तों, विटामिन है। ये क्या करते हैं, अपना जो शरीर होता है उसको क्या प्रदान करते हैं, उसको पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं दोस्तों, पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब इनके बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना है कि ये क्या होते हैं, क्या इनका कार्य होता है, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं, कैसे ये अपने शरीर की वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट, फैट का मतलब क्या होता है, वसा होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होते हैं, ऊर्जा उत्पादक, अपने शरीर को क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो दोस्तों अपना जो शरीर है उसमें जो भी क्रियाएं होती है उनका संचालन क्या होगा, आसानी से होगा। तो इसका आसानी से आपको कार्य समझ में आया होगा। सॉरी दोस्तों, इसका आसानी से कार्य समझ में आया होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, वो ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है तो क्या होता है, शरीर को संचालन के लिए उनकी जो अंदर की जो क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म में जो क्रियाएं होती है, उनका संचालन आसानी से हो पाता है। इसके बाद में है प्रोटीन और जो खनिज लवण होते हैं वो शरीर को होते हैं निर्माण करते हैं। शरीर का क्या करते हैं, निर्माण या मरम्मत करने में क्या होते हैं, नए नए ऑर्गन बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों विटामिन, जल और खनिज लवण होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो करते हैं सुरक्षात्मक पोषक तत्व। मतलब शरीर को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद में अपन डिटेल से पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में दोस्तों आप सभी ने पढ़ तो लिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। इनमें कौन कौन सी शर्कराएं पाई जाती हैं, ये सभी तो आपने पढ़ लिया होगा। पर इनके कार्य क्या होते हैं, कैसे अपने शरीर को ये लाभ पहुंचाते हैं, इन सभी को आप पढ़िए। और इसके बारे में जो भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको अपन आसानी से कर पाएंगे। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका क्लासिफिकेशन समझिए। वो अपने को पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर को कैसे लाभ पहुंचाता है। तो अपन अगर डिटेल से एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे तब अपने को समझ में आएगा कि कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर के लिए कैसे लाभ पहुंचाता है। देखिए दोस्तों, जो प्रकृति में उपस्थित होते हैं, इसका मतलब आप समझ जाना, कहीं भी अगर लिखा हुआ हो नोट्स में तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट। क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट। और अगर इसका मतलब हो एंटी तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब उपस्थित मतलब अनुपस्थित होता है, और प्रेजेंट मतलब उपस्थित होता है। प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों का समूह है, क्या कहलाता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। जो प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों का जो समूह है होता है वो क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका संश्लेषण, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका संश्लेषण दोस्तों पादपों में होता है। कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। पादपों में किसके द्वारा होता है, कार्बोहाइड्रेट का द्वारा होता है। इसको अपन एक रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। एक पौधा क्या करता है, CO2 लेता है, कितने अणु लिया, 6 CO2 के अणु लिया, और 6 किसके लिया, जल के अणु लिया, पानी के अणु लिया। और किसके फिर मतलब इसने 2 अणु लिए, एक तो जल के और किसके लिए, इसने लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब क्या लेगा, ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की अवस्था में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये इन दोनों के द्वारा क्या करेगा, C6H12O6 बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये क्या बना रहा है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और क्या बनाता है, 6 अणु किसके, ऑक्सीजन के या वायु के क्या करता है, प्रदान करता है। ये क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट निर्माण की क्या है, प्रोसेस है। इसके बाद में इसका अगर कार्बोहाइड्रेट का सूत्र पूछे तो CnH2n होता है। क्या होता है दोस्तों, CnH2n, और O क्या होता है, N होता है। इसमें देखिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे है जो कार्बोहाइड्रेट का जो जल अपघटन होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो जल अपघटन कराते हैं उस टाइम या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। अपने को क्या प्राप्त होता है, एक तो कीटोन याद रखो, एक एल्डिहाइड प्राप्त
याद रखो। मतलब जब भी अपन कार्बोहाइड्रेट का, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का अपन क्या करवा रहे हैं, अपन अपघटन करवा रहे हैं, उस टाइम अपने को क्या मिलता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है, और क्या मिलता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। जीवों का शरीर में कोशिका में अनिवार्य रूप से ये क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अभी मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट किस में सहायक होता है, शरीर के निर्माण में सहायक होता है, शरीर के एनर्जी प्रदान करने में सहायक होता है। जैसे अपन रोटी खाते हैं, रोटी किस लिए खाते हैं, शरीर को एनर्जी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, तो ये किस में सहायक है, शरीर। अगर आप खाना ही नहीं खाओगे, भोजन ही नहीं खाओगे, तो आपका जो जीवन है वो संभव नहीं होगा। मतलब ये क्या है, अनिवार्य रूप से क्या है, भोजन के शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है। अब इनका अपन क्या देखे, कार्बोहाइड्रेट का क्या देखे, क्लासिफिकेशन देखे, तो वो देखिए दोस्तों, गुणों के आधार पर देखते हैं। एक तो शुगर होता है, एक नॉन शुगर होता है। क्या होता है, एक तो शुगर होता है, एक नॉन शुगर होता है। शुगर में क्या होता है दोस्तों, शुगर में मीठे होते हैं, क्रिस्टली होते हैं, जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। इनमें क्या हो जाएंगे दोस्तों, सुक्रोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा, ये सभी आप लिख लो यहाँ पर। इसके बाद में है दोस्तों नॉन शुगर। नॉन शुगर में क्या हो जाएगा, ये क्या होते हैं, स्वादहीन होते हैं, एक्रिस्टली होते हैं, जल में क्या होते हैं, एविली होते हैं। इनमें क्या होते हैं दोस्तों, ये जो नॉन शुगर होते हैं, एक तो स्टार्च हो जाएगा, एक सेल्यूलोज हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, काइटिन। ये तो क्या हो जाएंगे, नॉन शुगर हो जाएंगे। और जो सुक्रोज वगैरह, गैलेक्टोज वगैरह, लैक्टोज वगैरह, वो बात की वो क्या हो जाएंगे, शुगर हो जाएंगे। इनको किसके आधार पर देख लिया, गुणों के आधार पर। आगे अब इनके देखेंगे आणविक संरचना के आधार पर, अणु संरचना के आधार पर, या जल अपघटन से जो उत्पन्न जो पदार्थ होते हैं उसके आधार पर देखते हैं। उसके आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड देखिए दोस्तों, मोनोसेकेराइड में जल अपघटन कराने पर छोटे कण प्राप्त नहीं होते। मोनोसेकेराइड का जब जल अपघटन कराते हैं तो छोटे अणु नहीं, छोटे कण प्राप्त नहीं होते, मतलब इसका जल अपघटन नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में है दोस्तों 3 से 7 कार्बन पाए जाते हैं। इसमें कितने पाए जाते हैं, 3 से 7 कार्बन उपस्थित होंगे। इसके बाद में है दोस्तों जल विलेय होते हैं, और क्या होते हैं, मीठे होते हैं। स्वाद में कैसे होंगे, मीठे होंगे, और जल विलेय होंगे। मतलब ये क्या होंगे, शुगर होंगे। क्या होंगे, शुगर होंगे, शुगर टाइप के होंगे गुण के आधार पर। ये अणु जो मोनोसेकेराइड आपस में मिलाकर क्या बनाते हैं दोस्तों, मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। इसके बाद में है मोनोसेकेराइड में क्या होते हैं, एक तो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, एक क्या होगा दोस्तों, कीटोन होगा। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मिलकर क्या बनाएंगे, मोनोसेकेराइड बनाएंगे। ये क्या है दोस्तों, मोनोसेकेराइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ट्रियोज, टेट्रापोज, पेंटोज, हेक्सोज। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, पेंटोज। जो ट्रियोज है, ट्रियोज में क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा। जो टेट्रापोज है, इसमें एरिथ्रोज हो जाएगा। जो पेंटोज है, पेंटोज में क्या हो जाएगा, राइपोज और डिऑक्सी राइपोज हो जाएगा। एक्सोज में क्या हो जाएगा, एक्सोज में हो जाएगा मतलब ग्लूकोज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज। जिनमें कार्बन की मात्रा क्या पाई जाती है, 6 पाई जाती है। इसके बाद में है दोस्तों मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड CO2 की क्या है, सरलतम, मतलब जो मोनोसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट की क्या है, सरलतम इकाई है। मतलब इसमें एक ही तो क्या पाया जाता है, कीटोन पाया जाता है, एक ही क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड पाया जाता है। अब इसके बाद में है दोस्तों ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड। क्या है दोस्तों, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड। दो मोनोसेकेराइड मिलकर, मतलब अभी अपन ने किसकी बात की थी, मोनोसेकेराइड की। दो मोनोसेकेराइड मिलकर अगर किसी सेकेराइड का निर्माण बनाते हैं, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण बनाते हैं, तो वो किस टाइप के होते हैं, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड टाइप के होते हैं। इसके बाद में है दोस्तों इनका रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22 और O11 होते हैं। दोस्तों इसमें 12 हो गया, मतलब क्या कहा था मैंने अभी, दो मोनोसेकेराइड। एक मोनोसेकेराइड में क्या होते हैं, C6 होते हैं, इसमें क्या हो गए, 12 हो गए। इसके बाद में दोस्तों इसके जल अपघटन से क्या होते हैं दोस्तों, दो
मोनोसेकेराइड बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? 2 मोनोसेकेराइड बनते हैं। जल में क्या होते हैं? विलयशील होते हैं और मोनोसेकेराइड से क्या होते हैं? अधिक मीठे होते हैं। क्या होते हैं? अधिक मीठे होते हैं। मोनोसेकेराइड आपस में किसके द्वारा बंधे होते हैं? अभी अपन ने बात की कि डाइसेकेराइड किससे बने होते हैं? 2 मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। 2 मोनोसेकेराइड किसके द्वारा बने होते हैं? कौन से बंध के द्वारा बंधे होते हैं दोस्तों? ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। कौन सा बंध पाया जाता है? 2 मोनोसेकेराइड के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? ग्लाइकोसिटिक बंध पाया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। प्रमुख डाइसेकेराइड कौन कौन से होते हैं? सुक्रोज, इनका जरूर पढ़ लेना दोस्तों, ये आपको पूछ लेता है न्यू टाइप वगैरह में। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सुक्रोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सुक्रोज का निर्माण करते हैं। इसके बाद में है माल्टोज। क्या है दोस्तों? माल्टोज। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। 2 ग्लूकोज के अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? माल्टोज का निर्माण करते हैं। इसके बाद में है लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस जो लैक्टोज होता है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज। लैक्टोज को किस शर्करा के रूप में जाना जाता है दोस्तों? इसको जाना जाता है किसके रूप में? दुग्ध शर्करा के रूप में। और जो गन्ने में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। अब इसके बाद में है, यहाँ पर देख लो दोस्तों, इसको दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं। लैक्टोज को क्या बोलते हैं? दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं। ये किसके दूध में उपस्थित होती है? ये जो स्तनधारी होते हैं उनके दूध में क्या होती है? उपस्थित होती है। पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? 3 या 3 से अधिक क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 3 या 3 से अधिक क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड उपस्थित होते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6N होता है। क्या होता है? N। अब इसके बाद में है दोस्तों, पॉलीसेकेराइड में भी बात की कि ये क्या होते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और 3 या 3 से अधिक। डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर बने होते हैं और इसमें क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड होते हैं जो वो 3 या 3 से अधिक संख्या में आपस में जुड़ करके निर्माण करते हैं। पॉलीसेकेराइड का लगभग कितने होते हैं? 3 से 10 मोनोसेकेराइड मिलकर बने होते हैं। अणुभार इनका क्या होता है? अधिक होता है। जल में अविलेय होते हैं। क्या होते हैं? जल में अविलेय होते हैं। स्वाद क्या होता है? फीका होते हैं। और कोलाइडी जो विलयन होता है उसमें क्या होते हैं? विलेय होते हैं। इसके टाइप्स की अगर बात करें तो इसको बांटा गया है मेनली। एक तो है होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में क्या होते हैं? एक ही प्रकार के। अभी अपन ने बात की कि 3 या 3 से अधिक क्या पाए जाते हैं? 3 या 3 से अधिक क्या पाए जाते हैं? मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं। उनसे क्या किसका निर्माण होता है? पॉलीसेकेराइड का। अब जो होमोपॉलीसेकेराइड है दोस्तों, होमोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है? एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड, मतलब क्या हो, इसमें एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड उपस्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। जैसे सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, मतलब सेल्यूलोज के द्वारा, ओनली सेल्यूलोज के द्वारा, सेल्यूलोज के 3 या 3 से अधिक अणुओं का आपस में जुड़कर जिस पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है वो क्या होता है? होमो। एक मान लो स्टार्च हो, स्टार्च के 3 या 3 से अधिक हो, या ग्लूकोज के, इंसुलिन के हो, या ग्लाइकोजन के हो, इनके द्वारा अगर किसी पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है तो वो क्या होता है दोस्तों? होमोपॉलीसेकेराइड होता है। इसके बाद में है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक क्या बन जाएंगे? मोनोसेकेराइड आपस में मिल जाएंगे और वो किसका निर्माण करेंगे दोस्तों? हेट्रोपॉलीसेकेराइड का निर्माण करेंगे। ये दोनों आपस में किसके द्वारा बंधे होते हैं? ये जो भी 2 मोनोसेकेराइड अगर आपस में जुड़ते हैं तो वो कौन से बंध के द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्री पीजे के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये किसके द्वारा आपस में बंधे होते हैं? ये बंधे होते हैं दोस्तों ग्लाइकोसिडेटिक बंध के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लाइकोसिडेटिक बंध के द्वारा। इसमें क्या क्या होते हैं दोस्तों? हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या क्या होते हैं? पैक्टिन या काइटिन होते हैं। क्या होते हैं? पैक्टिन या काइटिन होते हैं। इसके बाद में है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य होते हैं ये है मेनली दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के कार्य कभी कभी पूछ लेते हैं आपको। देखिए दोस्तों, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, अत्यधिक इसका जैविक महत्व भी होता है। इसके बाद में है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। रोगों से क्या होता है? सुरक्षा
प्रदान करता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, तापमान को नियंत्रित, जो अपना शरीर का टेम्परेचर होता है, अंदर के शरीर का टेम्परेचर आप सभी को पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और वो क्या होता है, एक फिक्स होता है, वो चेंजेस नहीं होता है। अंदर का टेम्परेचर कभी भी चेंजेस नहीं होता है, उसको क्या रखता है, ये नियंत्रित रखता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो हानियाँ होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो हानियाँ होती है वो क्या क्या होती हैं, अब आपको पूछ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है उसके कारण क्या क्या होता है, वो भी आप देखिए दोस्तों, वेट का लॉस हो जाता है। एक तो क्या हो जाएगा, दुबला पतला शरीर हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, शीघ्र थकान आने लग जाएगी, थोड़ी दूर आप चलोगे, थोड़ा कोई काम करोगे तो क्या हो जाएगी, थकान आने लग जाएगी, चाहे वो मेंटली हो चाहे शारीरिक हो। इसके बाद में कब्ज की समस्या रहती है, कीटोसिस की समस्या रहती है अधिकता से, अगर इसके कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो तो उससे क्या हो जाती है, डायबिटीज रोग हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, डायबिटीज जैसी जो खतरनाक बीमारी हो जाती है वो हो जाती है दोस्तों। अब इसके बाद में है दोस्तों प्रोटीन। क्या है दोस्तों, प्रोटीन। इस क्लास को आप देखो तो अधिक क्वालिटी पे देखना 720 की में, तो उस पर क्या होगा, अच्छे प्रकार से आपको क्लास के जो है ये दिखेंगे, वरना ये कम क्वालिटी पर तो दिखेंगे ही नहीं। इसके बाद में है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन नाम तो आपने सुना होगा, डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, पर आप भूल जाते हो। देखिए दोस्तों, अपन आज समझेंगे अच्छी प्रकार से प्रोटीन की देखने। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन जैसे एमिनोमल, एमिनोमल आपने नाम सुना होगा, कि प्रोटीन किससे बनी होती है, एमिनोमलो से बनी होती है। किससे बनी होती है, एमिनोमलो से बनी होती है। देखिए, प्रोटीन एमिनोमलो के उच्च अणुभार वाले जो जटिल जैव बहुलक होते हैं, एमिनोमल के जो उच्च अणुभार के जो जटिल जैव बहुलक होते हैं, उनसे किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ये सभी किस में पाए जाते हैं, जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो एमिनोमल होते हैं वो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ये किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एमिनोमल आपस में मिलकर जैव बहुलक से किसका निर्माण होता है दोस्तों, ये हो गए प्रोटीन हो गए। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, जो प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन शब्द है ये किससे लिया गया है, प्रोटियो शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा का क्या है, शब्द है। जो प्रोटियो शब्द है इसका मतलब होता है प्राथमिक महत्व। क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक महत्व इसका क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रोटियो शब्द का। इसके बाद में है कि इसका जो प्राथमिक महत्व है ये क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये प्रोटीन है, ये क्या होता है, शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक होता है। मतलब ये प्रारंभिक में ही, जो शरीर की प्रारंभिक वृद्धि होती है उस टाइम में क्या होता है दोस्तों, उस टाइम में वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होते हैं, क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हैं दोस्तों, जंतुओं में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और जो जीवधारी होते हैं, जो जीव होते हैं, उनमें जो प्रोटीन है क्या क्या कार्य करती है वो देखिए दोस्तों। जो जीवधारी होती हैं उनमें बाल, त्वचा, नाखून, ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां, एंजाइम, एंटीबॉडी, ये क्या करते हैं, ये किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे बाल हुए, नाखून हुए, हीमोग्लोबिन हुई, मांसपेशियां हुई, एंजाइम हुए, एंटीबॉडी हुए, हार्मोन्स और कुछ हार्मोन्स, ये किसके बने होते हैं दोस्तों, प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, अब आपके आ जाए कि एंजाइम किसके बने होते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं दोस्तों, प्रोटीन के। और कुछ हार्मोन्स भी किसके द्वारा बने होते हैं, प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं। मांसपेशियां किसके द्वारा बनी होती है, प्रोटीन्स के द्वारा। हीमोग्लोबिन, नाखून, त्वचा, बाल वगैरह किसके द्वारा बने होते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटीन की कमी से बाल वगैरह झड़ना वगैरह ये भी होते हैं, विटामिन की कमी से होते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। प्रोटीन का संगठन। प्रोटीन का संगठन मैंने अभी बताया था, ये किसके द्वारा बने होते हैं दोस्तों, ये बने होते हैं किसके द्वारा, एमिनो अम्लों के द्वारा बने होते हैं। कार्य वगैरह मैंने बता दिए कि किस किस के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन का अगर अपघटन देखें तो अपघटन देखोगे इसका, तो आपको इसका निर्माण भी समझ में आएगा। जब प्रोटीन का अपन क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है, पेप्टाइड बंध के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। अब जब इसका जल अपघटन दोबारा अपन क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो पहले पेप्टाइड बनेंगे, पेप्टाइड के बाद में क्या बनेंगे, एमिनो एसिड। अगर एमिनो एसिड को अपन आपस में जोड़ते हैं पेप्टाइड के द्वारा, तो इसके बाद में क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। इसी प्रकार इसका क्या होता है, निर्माण होता है, संगठन होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल आपके सिलेबस में है नहीं, एमिनो अम्ल किस में आ जाते हैं, प्रोटीन में आ जाते हैं। इसमें क्या है, एमिनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एमिनो अम्ल की डेफिनेशन देख लो, कभी कभी पूछ भी लेते हैं। वे कार्बनिक यौगिक या जिनके अणु में क्या होते हैं, एमिनो अम्ल
जो एमिनो समूह होते हैं और ये क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं। मतलब एमिनो अम्ल किसको बोलेंगे दोस्तों, जिनमें एमिनो समूह है और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एमिनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एमिनो एसिड बोलते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं हाँ दोस्तों आगे की ओर। आगे है दोस्तों लिपिड। क्या है दोस्तों, लिपिड है। लिपिड अब अपने को पढ़ना है। लिपिड का मतलब क्या होता है, वसा। क्या होता है दोस्तों, वसा। जैव कोशिकाओं में जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, डेफिनेशन ध्यान से समझना, अगर दिख भी नहीं रहा हो तो सुन तो लो मैं जो बोल रहा हूँ। जैव कोशिकाओं में आपको सभी को पता है कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो स्पर्श में कैसे होते हैं, स्पर्श में चिकने होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, अध्रुवीय कार्बनिक विलायक को, जैसे ईथर, क्लोरोफार्म और बेंजीन में क्या होते हैं, विलय होते हैं। डेफिनेशन को दोबारा से समझिए दोस्तों। जैव कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो स्पर्श में कैसे होते हैं, चिकने होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, अध्रुवीय कार्बनिक पदार्थ जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफार्म हो गया, बेंजीन हो गया, इनमें क्या होता है, विलय होता है। यही क्या कहलाते हैं दोस्तों, यही कहलाते हैं लिपिड या वसा कहलाते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। जो लिपिड है, लिपिड ग्रीक भाषा के लिपो शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, फैट या वसा होता है। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ये जो लिपिड है, लिपिड क्या है दोस्तों, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जो शरीर होते हैं, शरीर को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन देखें लिपिड का, तो 3 प्रकार से में डिवाइड किया गया है दोस्तों इनको। सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। अब इनको अपन आसान भाषा में समझते हैं कि सरल लिपिड तो क्या होते हैं, संयुक्त लिपिड क्या होते हैं, और जो व्युत्पन्न लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं। पहले हैं सरल लिपिड। सरल लिपिड क्या होते हैं दोस्तों, सरल लिपिड एल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के क्या होते हैं, एस्टर। अगर एल्कोहल के साथ कोई क्या हो, वसीय अम्ल हो, इनसे जो एस्टर बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों, सरल लिपिड बोलते हैं। सरल लिपिड 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वसा एवं तेल, और एक क्या हो जाएगा, मोम। एक तो हो जाएगा प्राकृतिक वसा और तेल, और एक क्या हो जाएगा, मोम हो जाएगा दोस्तों। प्राकृतिक वसा और तेल, प्राकृतिक वसा और तेल क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि एल्कोहल के साथ क्या होते हैं, वसीय अम्लों के क्या होते हैं, एस्टर बने होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सरल लिपिड या समलिपिड या सिंपल लिपिड या होमोलिपिड बोलते हैं। अब इसके बारे में देखिए दोस्तों, जो ग्लिसरॉल के वसीय अम्ल होते हैं, इनके क्या बनते हैं, जो प्राकृतिक अम्ल या तेल की बात कर रहा हूँ, ग्लिसरॉल के जो वसीय अम्ल होते हैं। अभी देखो यहाँ से दोस्तों, मैंने क्या कहा कि एल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के क्या बने थे, एस्टर बने होते हैं। इसी के अनुसार इसकी भी डेफिनेशन बन जाएगी। ग्लिसरॉल के जो वसीय अम्ल होते हैं, इनके जो ट्राई एस्टर होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, ट्राई ग्लिसराइड भी बोलते हैं, इनमें क्या होते हैं, वसा ठोस एवं द्रव अवस्था में उपस्थित होती है। मतलब ये क्या होते हैं, प्राकृतिक वसा और तेल क्या होते हैं, ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के क्या होते हैं, ट्राई एस्टर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ट्राई ग्लिसराइड भी बोलते हैं। और वसा, तेल और जो द्रव अवस्था में ये क्या पाए जाते हैं, प्राकृतिक वसा और तेल पाए जाते हैं। इसके बाद में है मोम या वैक्सेस। क्या होते हैं, मोम या वैक्सेस, ये लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइब्रिड एल्कोहल व लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। एक तो लंबी श्रृंखला वाले क्या, मोनोहाइब्रिड एल्कोहल, और लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हैं संयुक्त लिपिड। क्या होते हैं दोस्तों, संयुक्त लिपिड। अगर मोम का आप देखो तो एंटोमोलॉजी में मैंने एग्जांपल बताया था मधुमक्खी का मोम। क्या बताया था, बी वैक्सेस। क्या होता है, बी वैक्सेस। इसके बाद में है दोस्तों जो मोम ग्रंथियां होती है, मधुमक्खी पर जो मोम ग्रंथियां पाई जाती है उदर भाग में, उसके द्वारा जो मोम निकलता है, जो भी स्रावित पदार्थ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मोम बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद में है संयुक्त लिपिड। क्या है दोस्तों, संयुक्त लिपिड। संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड, इसको क्या बोलते हैं, विषम लिपिड भी बोलते हैं। उसको क्या बोल रहे थे, सरल को बोल रहे थे होमोलिपिड। ये जो लिपिड होते हैं, संयुक्त लिपिड, ये क्या होते हैं, जिनमें वसा अम्ल
और वसा एल्कोहल के अतिरिक्त अन्य समूह पाए जाते हैं। कौन से लिपिड? संयुक्त लिपिड इसको बोलेंगे दोस्तों। वसा अम्ल और वसा एल्कोहल के अतिरिक्त अन्य समूह भी उपस्थित हो, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको संयुक्त लिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? संयुक्त लिपिड बोलते हैं। इनके क्या होते हैं दोस्तों? इनके मुख्य वर्ग हैं, कौन कौन से हैं? एक तो फास्फोलिपिड होते हैं, एक क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड। अभी मैंने बोला कि वसा अम्ल और वसा एल्कोहल के अतिरिक्त अन्य समूह भी उपस्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, फास्फोलिपिड में क्या अन्य समूह होगा? फास्फोरिक अम्ल, जो वसा एल्कोहल वसा अम्ल के द्वारा क्या होगा? एक फास्फोरिक अम्ल क्या होगा? अतिरिक्त समूह होगा। इसको क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है ग्लाइकोलिपिड। क्या है दोस्तों? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड ये क्या होते हैं? शर्करा के क्या होते हैं? वसी अम्लों के क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। इनमें क्या होते हैं दोस्तों? जो अतिरिक्त पाया जाता है, जो अतिरिक्त पाया जाता है, अतिरिक्त जो पदार्थ पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ग्लाइकोज या ग्लूकोज पाया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों व्युत्पन्न लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड क्या होता है? ये सरल एवं संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? जो सरल लिपिड बड़ा और संयुक्त लिपिड बड़ा, इनके जो जल अपघटन होगा, इसके द्वारा जो भी लिपिड बनेंगे वो क्या होते हैं दोस्तों? व्युत्पन्न लिपिड होते हैं। इनमें अम्ल, देखिए दोस्तों, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टेरॉइड हो जाएंगे, टर्पिन हो जाएगा, कैरोटीनोइड हो जाएगा। ये क्या होंगे दोस्तों? व्युत्पन्न लिपिड होंगे। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे अपन ने लिपिड का कंप्लीट कर लिया। लिपिड के पढ़ते हैं जैविक कार्य। लिपिड किस किस में सहायक होता है? वसा जंतु और वनस्पति कोशिकाओं में संग्रहित भोजन के रूप में। मतलब जो वसा होती है, जैसे आपने सुना होगा कि किसी के फैट ज्यादा जमा होती है, किसी के कम होती है, तो ये क्या करता है? कोशिकाओं में संग्रहित भोजन, भोजन को किस रूप में संग्रहित करता है? वसा के रूप में। जो जंतु और वसा जो वनस्पति होती है वो किसके रूप में? फैट के रूप में या वसा के रूप में लिपिड को क्या करता है? संग्रहित करता है। वसा कोशिकाओं में ऊर्जा के रूप में क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। मतलब क्या करते हैं? कोशिकाओं को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। फास्फोलिपिड कोशिकाओं के संरचनात्मक गठन होते हैं। मतलब क्या करते हैं? कोशिकाओं की संरचना का निर्माण करते हैं। जो फास्फोलिपिड होते हैं वो क्या करते हैं? वो कोशिकाओं की संरचना का निर्माण करते हैं। कुछ लिपिड एंजाइमों के सक्रियण के लिए भी आवश्यक होते हैं। किसके लिए आवश्यक होते हैं? जो एंजाइम होते हैं उनके सक्रियण के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे पढ़ेंगे अपन विटामिन। विटामिन क्या होते हैं दोस्तों? विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? फंक ने दिया था, जिसका मतलब क्या होते हैं? वाइटल एमिन्स। क्या होते हैं? वाइटल एमिन्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन। क्या है? जीवित तंत्रों में मिलने वाला एमीन। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसकी डेफिनेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये तीनों अपन ने पढ़ लिए। इसके अतिरिक्त वे कार्बनिक पदार्थ जो क्या होते हैं? सामान्य स्वास्थ्य वर्धि एवं पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनके अलावा वे कार्बनिक पदार्थ जो सामान्य स्वास्थ्य वर्धि और उसके पोषण के लिए, जो मानव शरीर होता है उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके वृद्धि के लिए, पोषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, किसके अलावा? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अलावा जो आवश्यक होते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? विटामिन बोलते हैं। अब इसके बाद में है विटामिन किस किस में सहायक होते हैं दोस्तों? विटामिन वास्तव में कोशिका निर्माण और ऊर्जा स्रोत के लिए सहायक नहीं होते। वास्तव में सहायक नहीं होते हैं, लेकिन जैविक क्रियाओं में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जैविक क्रियाएं होती है उनमें क्या होते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। अगर इनकी कमी, अभी मैंने बात की कि ये कोशिकाओं के निर्माण और ऊर्जा के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए तो सहायक नहीं है, पर ये क्या होते हैं? इनकी कमी जब पाई जाएगी तो इनसे क्या होगा? रोग होगा, क्योंकि ये किसमें? जैविक क्रियाओं में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों कि जो सभी विटामिन है पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों से क्या किए जाते हैं? संश्लेषित किए जाते हैं। लेकिन मानव शरीर में अधिकांश विटामिनों का क्या नहीं होता? संश्लेषण नहीं होता। विटामिन भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, मतलब ये कहना चाहता है कि जो विटामिन है मानव में संश्लेषण नहीं होता, इनका मानव में निर्माण नहीं होता, मानव शरीर में नहीं होता। ये किसी पेड़ पौधों वगैरह, पत्तियों वगैरह और जो फल सब्जियां वगैरह होती हैं इनसे प्राप्त किया जाता है। अभी तक जो विटामिन ज्ञात हो चुके हैं वो कौन से हैं? ए विटामिन, बी विटामिन, सी, डी, ई के विटामिन मुख्यतः हैं। अब दोस्तों देखते हैं
कि ये दो प्रकार से होते हैं। तो वसा विलेय होते हैं जो वसा में ही विलेय होंगे, एक होते हैं जल विलेय होते हैं। ये विटामिन तेलीय पदार्थ होते हैं। वसा विलेय वाले क्या होंगे, तेलीय पदार्थ होंगे, जो जल में क्या होंगे, विलेय होंगे। ये कौन कौन से हैं दोस्तों, ए डी ई के, क्या होते हैं, ए डी ई के। और जो लीवर होता है, लीवर में सबसे अधिकता से पाए जाने वाले विटामिन कौन से हैं, ए विटामिन और डी विटामिन अधिकता से पाए जाते हैं। इसके बाद में है जल विलेय विटामिन, कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये कौन कौन से आते हैं, एक तो बी कॉम्प्लेक्स, एक तो बी कॉम्प्लेक्स, और एक क्या है, विटामिन सी। ये ही क्या होते हैं दोस्तों, ये ही क्या होते हैं, जल विलेय होते हैं, और बाकी क्या होते हैं, ए डी ई के क्या होते हैं, वसा विलेय होते हैं। इसके बाद में है विटामिनों का अगर कार्य देखें तो विटामिन क्या करते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं में क्या होते हैं, इनको उत्प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। और इनको क्या है, जो विटामिन है इनकी जो प्रतिदिन जो आवश्यक मात्रा है वो कम मात्रा में लो, पर क्या लेना चाहिए, प्रतिदिन मात्रा में प्रतिदिन लेना चाहिए इनको। अब इसके बाद में है दोस्तों, प्रत्येक जैविक जो प्रत्येक विटामिन होता है उसका क्या होता है, जैविक कार्य होता है। और अगर कोई विटामिन की कमी हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, रोग प्रकट हो जाएगा। दोस्तों अब मैंने सभी विटामिन के नाम लिख रखे हैं, उनके स्रोत लिख रखे हैं, और उनके कार्य भी लिख रखे हैं, और उनके अभाव में होने वाले रोग भी लिख रखे हैं। देखिए दोस्तों, पहला विटामिन है विटामिन ए, कैरोटीनॉइड। मतलब इसमें इस सारणी में क्या क्या है दोस्तों, विटामिन, विटामिन का क्या है, जो साइंटिफिक नेम है वो, कौन सा विटामिन किस स्रोत से पाया गया है, और उनके कार्य क्या होते हैं, उनके अभाव में रोग क्या होते हैं। ये सारणी आपको एक बार देख के जानी है। अभाव के रोग तो पूछते ही हैं, स्रोत वगैरह तो बहुत कम पूछते हैं, पर इनको दूर करने के उपाय पूछ ले, विटामिन होने वाले रोग पूछ ले, रोगों के नाम पूछ ले, वो उनके जो मुख्य स्रोत है वो पूछ ले कि इनको दूर कैसे किया जाए, और जो विटामिन के जो साइंटिफिक नेम वगैरह पूछ सकते हैं। अभाव के रोगों पर ज्यादा ध्यान देना और स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देना, और ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, आंख से संबंधित, मतलब क्या हो जाता है, अंधापन रोग हो जाता है। ये दूध, अंडा, मछली, लीवर वगैरह से क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके बाद में है विटामिन बी, विटामिन बी2 होता है, उसका नाम क्या होता है, थायमिन होता है, बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। लक्षण क्या होते हैं, भूख न लगना, मुंह में छाले वगैरह, होठ का फटना, डर्मेटाइटिस होता है। इसके बाद में है दोस्तों, डर्मेटाइटिस वगैरह, सॉरी, ये होठ का फटना, ये किसके हो जाएंगे, बी थ्रू की हो जाएंगी, इसको राइबोफ्लेविन के हो जाएंगे। इसके बाद में है बी3, बी3 का क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। इसके बाद में है निकोटिन एसिड, क्या हो जाएगा, निकोटिन एसिड। इसके निकोटिन एसिड के कारण कौन सी होती है, पेलेग्रा 3D। इसमें पेलेग्रा 3D में दस्त लगना, त्वचा शोथ और मनोभ्रंश रोग होता है। इसके बाद में है दोस्तों, ये आपको क्या पढ़नी है, पूरी सारणी पढ़नी है, पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएगी। आप पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा, आप याद कर लेना। इसके अलावा अगर आपके पास 12th की जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बुक है तो उसमें जो 10वां चैप्टर है उसमें भी ये दे रखा है। इसके बाद में है सी, सी में विटामिन सी एक महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन एच की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, बालों का झड़ना। और जो विटामिन डी है, इसको बच्चों में जो हड्डियां की जो कमजोर है, हड्डियां कमजोर हो जाए